हेलो एवरीबॉडी। ये हम लोग देखने जा रहे हैं आरबीआई का टेस्ट। ठीक है। एक्चुअली मुझे टाइम तो मिल नहीं पाया और मैं पढ़ नहीं पाया इसके लिए, और कभी भी वैसे भी नहीं पढ़ पाता हूँ। जो भी उस अलग चीज़ें पढ़ता हूँ उन्हीं से जो है करने की कोशिश करता हूँ। उनसे जो है पूरा भला तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर इसको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है आरबीआई को, उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है। बट चूँकि ये लोग टेस्ट बहुत अच्छा बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं, इसलिए मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ। देखते हैं कि टेस्ट में अपन के 5 नंबर आएँगे कि नहीं आएँगे। मतलब बहुत ही टफ बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, तो 5 नंबर भी नहीं आएँगे मेरे तो। हालाँकि आता जाता भी नहीं है, वो अलग बात है। अब इसको शुरू कैसे करें? इसको शुरू कैसे करें भाई? 60 मिनट 1 टेस्ट, लाइव टेस्ट शुरू कैसे होगा यार? मुझे तो लग रहा है ये ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। 9:30 का टाइम था इसमें। एनरोल पे क्लिक करो। ओके, एनरोल पे क्लिक कर लिया। अनेबल टू एनरोल फ्री कोर्स। ये मुझे लग रहा है इन लोगों ने अलग से अपनी वेबसाइट बनाई है, काफ़ी जो है सिंपल बनाई है। स्टार्ट लर्निंग। और ये लोग बहुत ही अच्छे हैं, इनकी टीम बहुत अच्छी है। टीम का मतलब ये सब लोग विलिंगली आपस में एक दूसरे की हेल्प करने वाली ये लोग टीम है। ये वी लर्न हेयर करके एक इनका ग्रुप है। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखते हैं अपन 5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। 65 क्वेश्चन है शायद से। ठीक है, 1 2 3 गो। गो टू डैशबोर्ड। अभी भी नहीं शुरू हुआ। 100 मार्क्स, 60 मिनट, 65 क्वेश्चन। तो ठीक है, देखते हैं जनरल नॉलेज से या फिर जनरल अंडरस्टैंडिंग से अपन कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। देखो, इन्होंने इंटरफेस भी जो है बाकायदा पेपर जैसा बनाया हुआ है। मतलब बहुत ही क्वालिटी पर्सन है ये लोग। ऐसे इस तरीके का अपन को जो है अपने लिए, आप लोगों के लिए बनाने की इच्छा है, पर अकेले नहीं बना पाएंगे। ऐसा बहुत बहुत प्यारा। देखो, ऐसे रियल एग्जाम्स में होता है, इन लोगों ने वैसा डिज़ाइन किया हुआ है। वेरी गुड। तो टाइम फिक्स है, टाइम शुरू हो गया हमारा ऊपर। चलो अब देखते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन एमपीसी, डिस्कस इट्स चैनल्स, इंपॉर्टेंस, चैलेंजेस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अपन को इसको डिस्क्रिप्टिव में आंसर करना है क्या? हम्म, अब इसमें मैं कैसे कर पाऊँगा? मेरे पास तो कीबोर्ड नहीं है। चलो देखते हैं क्या करना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। ठीक है, मैं लाइव लिख रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं अपन कैसे लिख पाते हैं।
ठीक है, क्या कह रहे हैं कि डिस्कस इट चैनल्स इंपॉर्टेंट चैलेंजेस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। मेन चैनल्स, एमपीसी ट्रांसमिशन, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के मेन चैनल्स क्या क्या हैं? मॉनेटरी, टाइम बर्बाद होना बुरी बात है। मॉनेटरी पॉलिसी मेन चैनल्स मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के क्या क्या हैं? मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, मतलब करते क्या है वो लोग? तो देखो, एमपीसी सिर्फ रेपो रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। मेन चैनल्स फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, चेंज इन द रेपो रेट, और क्या पूछा हुआ है? इम्पोर्टेंस एंड चैलेंजेस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है एमपीसी? चैलेंजेस क्या क्या हैं एमपीसी में? एमपीसी ट्रांसमिशन में चैलेंजेस क्या हैं?
ऐसे मैंने कुछ तो लिख दिया इसमें आंसर जो मुझे सही लगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कितना टाइम बर्बाद कर दिया? 8 मिनट बर्बाद किया। इवेल्युएट इंडियाज एफटीए पॉलिसी इन रिसेंट ईयर्स। इज इंडिया मूविंग टूवर्ड्स डीग्लोबलाइजेशन और इज इट इंक्रीजिंगली? कितना वर्ड में लिखना होता है? तो टोटल 5 डिस्क्रिप्टिव ईच कैरिंग 8 मार्क्स। शुड रिटर्न 100 वर्ड। 100 वर्ड लिखना है, मतलब डायरेक्ट आंसर लिखना है बेसिकली। Evaluate India's trade policy in recent years. Is India moving towards deglobalization or is it increasingly relying on free trade agreements? Substantiate your answer with appropriate arguments. ठीक है, evaluate India's trade policy in recent years. वो पूछ रहे हैं कि जो इंडिया है रीनिगोशिएट कर रहा है एफटीएज, उसके ऊपर सवाल है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। इंडिया स्टार्टेड रीनिगोशिएटिंग द ट्रेड पैक्ट्स दोज विद एशियन एंड अदर कंट्रीज। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन इन डिसएडवांटेज एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, फॉर एग्जांपल लैक ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन allowed dumping of products from China and other countries through FTA countries. FTA countries which robbed off comparative disadvantage of domestic industries. ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? मूविंग टूवर्ड्स इंडिया डी ग्लोबलाइजेशन। अब देखो, इसका तुम्हें दूसरा आंसर करना पड़ेगा। इंडिया इज एक्चुअली refining the trade pacts and thus making them more holistic and comprehensive based on principles of mutual benefits. So it is not deglobalizing। उनका क्लेम है कि डीग्लोबलाइज कर रहा है, तो मेरा क्लेम है कि डीग्लोबलाइज नहीं कर रहा, डीग्लोबलाइजिंग। सो इट इज नॉट डीग्लोबलाइजिंग, रेदर रीग्लोबलाइजिंग। रेदर रीग्लोबलाइजिंग, हम रीग्लोबलाइज कर रहे हैं बाय स्ट्रेंथनिंग इट्स domestic market and creating better deals for negotiating countries based on mutual
बेनिफिट प्रिंसिपल्स। ठीक है, मैंने आंसर कर दिया जो मुझे करना था। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। हाँ, क्या इंडिया एफटीएस पे रिलाई कर रहा है? इन अ वे इट अपीयर्स दैट इंडिया is signing lot of FTAs। अब एग्जांपल दे दो। लाइक टेपा, लाइक टेपा with EFTA countries, सीटा। अब देखो मैंने सीटा यूज़ कर लिया, सीटा विद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एट्सेट्रा। बट it is India's approach, but I will like to assert it's India's approach to secure its interest with bilateral as well as multilateral relations relationships. Hmm. So it's not just relying on FTAs. FTAs, but but creating more opportunities through FTA, as we also have MFN status to friendly nations, and that's equal opportunity that's equally pursued। मैंने कुछ तो लिख दिया है, ठीक है, मतलब अपने हिसाब से। अब अगला पॉइंट देखो, सब्सटेंशिएट योर आंसर। ठीक है, मैंने लिख दिया। मैंने इसमें कितना टाइम, 44, 52, 6, 8 मिनट लग गया इसमें, ठीक है। अपलोड अटैचमेंट नहीं है मेरे पास कोई अटैचमेंट। व्हाट आर द की फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द recent depreciation of Indian rupee? Discuss both domestic and global determinants। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, इनको डायरेक्ट आंसर करना है। What are the key factors responsible for the recent depreciation of the Indian rupees? डायरेक्ट लिख दो। सम इम्पोर्टेंट नहीं लिखना चाहिए, की बोल रहे हो तो सम की फैक्टर्स लीडिंग टू depreciation इन इंडियन रुपीज। इंडिया का रुपी जो गिर रहा, क्यों गिर रहा, क्या मेन रीजंस है? जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, प्रोटेक्शनिस्ट। जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में क्या, वॉर लाइक सिचुएशंस लाइक रशिया यूक्रेन हो गया। और वॉर कहाँ चल रही है? इजराइल पैलेस्टीन, मेकिंग डॉलर कॉस्टली by choking demands and squeezing supply chains। like our exports faced
challenges like less exports. These countries, अब इतने बड़े बड़े आंसर कभी नहीं लिखने चाहिए, सिंपल शॉर्ट लाइन में लिखना चाहिए। लेकिन आदमी क्या करता है, जब जल्दी जल्दी उसको लिखना होता है ना, तो सोचता है लंबे लंबे सेंटेंस लिख दें। गलत अप्रोच, टाइम बर्बाद हो रहा, 3 मिनट बर्बाद कर दिए मैंने। और क्या हो रहा, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, प्रोटेक्शनिस्ट प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज leading to cost of credit, leading to increased cost of credit. अब प्रोटेक्शनरी पॉलिसी, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कैसे इंक्रीज हो रही भाई? क्रेडिट फॉर इंस्टेंस, ट्रेड टैरिफ्स, ट्रेड टैरिफ्स causing investors। अब ट्रेड टैरिफ्स की वजह से क्या हो रहा? causing investors fleeing the FPI investments। एक ये हो गया। और क्यों? increasing demand of gold and silver which we import, leading to loss of forex। ऐसे करके मैंने 2-3 पॉइंट लिख दिए, ठीक है। पॉइंट ये कि जो जो पूछा हुआ उसमें सारी चीज़ें आंसर करो। डेप्रिशिएशन, डिस्कस बोथ डोमेस्टिक। अब देखो हमारा रुपया क्यों गिरता चला जा रहा भाई, इसके पीछे एक और रीज़न ये हो सकता है, बैन ऑन रशियन क्रूड ऑयल, लीडिंग टू हाई फ्यूल कॉस्ट। ये की हुई डिस्कस बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल डिटर्मिनेंट्स। अब देखो मैंने लिख तो दिए, अब अपने अपने यहाँ पर देखो कि हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक डिटर्मिनेंट क्यों है, हमारे यहाँ पे जो देश में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रुपया गिर रहा है? रुपया गिर रहा, फॉलिंग करेंसी, ठीक है। करेंसी की वैल्यू कहाँ से पता चलती है? फॉरेक्स से पता चलती है, एक्सपोर्ट से पता चलती है। हाँ, हाई रिमिटेंस, हमारा रिमिटेंस भी बढ़ा है, ठीक है ना। हाई रिमिटेंस आउट ऑफ इंडिया, also one of the factor। क्या बोलते, कौन सी स्कीम है जिसके तहत? अब देखो मैंने इतना लिख लिया, बहुत ज़्यादा सोचने में टाइम नहीं बर्बाद होना चाहिए। नेक्स्ट करो, नहीं मान लेते कि हम खराब आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। डिस्कस द एडवांटेज ऑफ द रिवैम्प्ड मनरेगा स्कीम, आउटलाइन इट्स फीचर एंड एक्सप्लेन द प्रेशर्स इट प्लेसेस ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हो उससे पहले ये चीज़ पता ही होनी चाहिए। उसमें मैं इसको नहीं रीड किया हूँ इस टॉपिक को। एडवांटेजेस ऑफ रिवाइव्ड मनरेगा, रिवैम्प्ड मनरेगा, MG नरेगा हैज़ provision of 125 days of guaranteed work for unskilled
and semi-skilled people, semi-skilled laborers, which is up from which is up from 100 in मनरेगा। ये एक फीचर मुझे पता था, मैंने लिख दिया। ठीक। व्हाट वाज द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जीएफसी 2008। अब देखो क्वेश्चन इसमें 65 है। अब मेरे पास टाइम बच रहा 35 मिनट। तो अब ऐसे समय में क्या करोगे? ऐसे समय में देखो, इवन तो ये क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, ज़्यादा मार्क्स दे रहे हैं, लेकिन इनको लिखने में टाइम लग रहा है ना। व्हाट वाज द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008, डिस्कस इट्स कॉजेज, ग्लोबल इम्पैक्ट एंड की लेसन्स लर्न पर्टिकुलरली फॉर इंडिया। 2008 की क्राइसिस कौन सी थी? लेमन क्राइसिस थी शायद से। चलो अब इनको हम बाद में करेंगे। अब हम लोग एमसीक्यू करते हैं। A boat covers 120 किलोमीटर downstream in 8 hours and the same distance covers by upstream in 40 hours। ठीक। तो अब देखो, इसकी जो डाउन स्ट्रीम आ गई 15 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो कह रहा है स्पीड अब बोट जो है बढ़ा दी गई 6 किलोमीटर। ठीक है, बढ़ा दो। देन और स्ट्रीम की स्पीड जो है 4 किलोमीटर बढ़ा दी गई। तो अब इवन तो आप कर लोगे, लेकिन अगर ज़्यादा समय लग रहा हो किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, तो क्वेश्चन बढ़ा देने। मतलब इवन मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन नंबर पूरे पूरे मिलते हैं, लेकिन प्रैक्टिस लगती। बिना प्रैक्टिस के करोगे ढेर सारा टाइम लगेगा। सीरीज़ का क्वेश्चन देख लेते हैं। 96 120, 96 120 174 252, मतलब बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ा देते हैं। 24 बढ़ी। 24 के बाद इन्होंने कितना बढ़ाया? 24 बढ़ाया, देन 54 बढ़ाया है। 50 20 70 24 54, 24 बढ़ाया 54 बढ़ाया। ठीक है, 24 30 के गैप में। ठीक है, 24 बढ़ाया 54 बढ़ाया। अब कितना बढ़ाया? 26 26 50 20 70 78, 24 54 78, यानी कि 30। 48 बढ़ाया ना? 48 नहीं यार, बढ़ाया 78 है। अच्छा, इसमें मुझे ऑड वन आउट निकालना है, मतलब कोई तो गड़बड़ है इसमें।
मेरे तो 7/6 आ रहा। अब देखो मेल सेबी में निकालना है और फीमेल आईएफएससी में निकालना है। ठीक, चलो कोई नहीं। मेल सेबी का मेल निकालो। 760 इसका मेल आ गया और आईएफएससी का फीमेल निकालो। पाँच सौ साठ डिवाइडेड बाई आईएफएससी 4/9, 9 36, 36 56 36, 56 है ना। 4 × 4 4 × 16, 14, 14/9, 14/9 है क्या ऑप्शन में। ऐसे पेपरों में क्या होता है, पेपर देखो कर कोई भी व्यक्ति सकता है इनको, ठीक है, लेकिन अपन को टाइम में देखना है और अपन को स्कोरिंग मार्क्स कम से कम 15-20 मार्क्स जो है लेकर के आने हैं ऐसे पेपरों में, है ना, क्योंकि सबके लिए हार्ड होते हैं और किसी भी क्वेश्चन ज़्यादा समय दोगे तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। अब इसमें देखो नंबर ऑफ फीमेल एस्पिरेंट नाबार्ड ग्रेड इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन नंबर ऑफ मेल एस्पिरेंट्स हु अपीयर इन एडाई ग्रेड है। देखो तो मेल एडाई निकालो और फीमेल निकालो नाबार्ड का। चलो ठीक है निकालते हैं। मेल एडाई 64/5। क्वेश्चन याद नहीं है। अरे हट जा भाई, क्या कह रहा। फीमेल नाबार्ड निकालना और मेल निकालना एडाई में। ठीक, फीमेल नाबार्ड निकाल लेते हैं पहले। 3/7, 3/7, 1284, 7 × 7 = 14, 12, 36, 360, 360 हो गया फीमेल। और मेल एडाई में निकाल लो। 360/64 × 5, 360 64 × 5, 72/64, 64 8 9 72, 9/8, 9/8। अच्छा ठीक है, 9/8 आ गया। अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ मेल। अब देखो 9/8 है, 9/8 ही आया ना क्या। 1/8 का कितना होता है, 12.5% होता है।
देन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर्स आर देयर इन द वर्ड जेंट्रिफिकेशन ईच ऑफ विच हैज़ एज मेनी लेटर। ऐसा ही क्वेश्चन आया था आरबीआई में जो ये लिखा हुआ है, इसलिए ये जो पेपर लोग बनाते हैं बहुत अच्छा बनाते हैं। अब इसको तो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आरबीआई में, इसे देखते हैं। y इज लेस देन इक्वल टू h, क्या ये कंक्लूजन सही है? y और h में संबंध बनाना है, ठीक है। ठीक है, h का d से संबंध है और y का d से संबंध है, ठीक है। y यानी कि d d d d d d d इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ठीक है। अब देखो t इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, यानी कि कहा नहीं जा सकता एक तरीके से, है ना। अब मैं सही तरीके से सोच नहीं पा रहा हूँ, पर पहला वाला शायद से कहा नहीं जा सकता। अब देखो इसमें टी और डी का संबंध क्या है, टी और डी का, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है और डी इधर, मैं तो कर दूंगा नीदर वन फॉलोज नॉट टू। अब ये आ गया पजल। 6 people in a city were ranked in different designations, this that ranked है। हे लॉर्ड, मैं 4 बजे उठा था, only one person was ranked between C and D। अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर इनको कर लो ना तो 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं इनसे। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, हेमा वॉक्स 12 किलोमीटर टू द नॉर्थ, ठीक है, कर दिया। तो रीच पॉइंट बी, देन टर्न्स 90 डिग्री, ठीक, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड वॉक्स 10 किलोमीटर टू रीच पॉइंट सी। अब देखो सी पे पहुंचा 12:10, ठीक है, 12:10, 10 से हम 100, 12 बराबर 144, 244, मतलब कुछ नहीं बनना, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 12:10, देन टर्न्स 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब वो इधर पे है, अब यहाँ से 180 डिग्री टर्न हो रहा है, किस दिशा में टर्न हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो मतलब वेस्ट फेस करने लगेगी। एंड वॉक 16 मीटर टू रीच पॉइंट डी। अब देखो 16 मीटर क्या, 12, 10, 16, तो 16 मतलब 6 ठो इधर आ जाओगे, आ गए। देन टर्न्स 90 डिग्रीज टू द लेफ्ट यानी कि साउथ एंड वॉक्स 8 मीटर। अब यहाँ से 6 से 8 तुम नीचे चले जा रहे हो, चले जाओ भाई। She walks 6 meter to the east and stops at point F। अरे मम्मी जी, पता नहीं, मैं क्वेश्चन देखना चाहता हूँ बस सारे के सारे। A woman introduces a man as the son of the brother of her mother। ओके, उसमें तो बहुत तगड़ा है, इसमें तो एक ही लाइन में लिख दिया। A woman introduces a man, चलो मान लेते हैं कि ये लड़की है, एक इंसान को इंट्रोड्यूस कर रही है एज द सन, मैन, एज अ सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर यानी कि सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, मान लेते हैं कि एक, ठीक है। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वीमेन, मामा, भांजा। अब ये वाले रिश्ते तो मुझे नहीं पता है, कजिन माना जाता है कि नेफ्यू माना जाता है, नेफ्यू तो नहीं कहा जाता है, कजिन ही कहा जाएगा, कजिन कहा जाएगा। 6 kids have weight and weight of P is this। देखो ये लिखा हुआ है ना, पजल लिखी हुई है, इस पजल को आपको सॉल्व करना है। हालांकि मतलब अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं अपन तो, जो है सिर्फ क्वेश्चन ही देख लेंगे। जो लोग आप लोग देख रहे हो आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है इसको। इफ क्यूज वेट इज दिस, ठीक है।
कोई गोल्डीलॉक्स पीरियड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इकोनॉमिक फेज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब देखो गोल्डीलॉक आ गया, ठीक है, देखते हैं इसको सॉल्व कर लेंगे। 19-20 मिनट बाकी, कोई बात नहीं, अपन 5 क्वेश्चन तो और कर ही लेंगे। वेरी हाई इकोनॉमिक ग्रोथ विद राइजिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर, गलत बात। लो इन्फ्लेशन अचीव थ्रू कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, मॉडरेट सस्टेनेबल ग्रोथ accompanied by low and stable inflation, rapid credit expansion leading to asset price inflation, low growth with accommodative monetary policy support। अब देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, सी है, सी करेंगे अपन। अंडर द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द एक्सपोर्टर, CGSE, ठीक है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द एक्सपोर्टर, ठीक है। द एडिशनल वर्किंग कैपिटल लोन दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू एलिजिबल एक्सपोर्टर्स इज लिमिटेड टू व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट और वर्किंग कैपिटल लिमिट्स। ओके ओके ओके, एडिशनल वर्किंग कैपिटल लोन दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू एलिजिबल एक्सपोर्टर्स। अब ये कहीं तो आया होगा PIB में, लेकिन मैं इसको नहीं करूँगा क्योंकि मुझे श्योर नहीं हूँ मैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM ऑफ ए बैंक इज बेस्ट डिफाइंड एज। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? देखो नेट वो चीज़ होती है जब सब चीज़ें हटा दी जाती हैं उसमें से, ठीक है। इंटरेस्ट मार्जिन, नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल असेट्स। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑफ बेस्ट, ये तो नहीं होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड द टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय डिपॉजिट्स। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पूछा है। इंटरेस्ट अर्न ऑन द लोन्स डिवाइडेड बाय टोटल एडवांसेस। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट इनकम एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय एवरेज अर्निंग असेट्स। ओके, इंटरेस्ट इनकम माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटीज। अब डी और ई में एक वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखते कौन सा होना चाहिए। अब देखो नेट इंटरेस्ट मार्जिन निकालना है मुझे। मैं तो डी पे कर दूंगा अंडर द। अब देखो मैंने डी पे कर दिया, बट हकीकत ये है कि अगर क्वेश्चन नहीं आता तो आपको नहीं करना चाहिए। पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि बिना गलती किए कितने सॉल्व कर पा रहे हो। अंडर द रिवाइज RBI फ्रेमवर्क फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग बाय NBFC, द मिनिमम रीपेमेंट थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड फॉर साइनिंग 75% रिस्क वेइंग क्वालिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। क्या बोल रहा? RBI फ्रेमवर्क फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग बाय NBFC, ठीक है। नहीं पता है मुझे। Consider the following statement with regard to export promotion mission launched by recently Union Cabinet and marked the export promotion mission, ठीक है। चलो, the outlay of the scheme is 20,000 crores. It shall be implemented from this that export promotion mission ना। The export promotion council under the Ministry of Commerce and Industry acts as the implementation agency। कर हो सकती है। देयर आर टू सब स्कीम्स नेमली निर्यात। अब देखो ये वाला एग्जैक्ट मैंने PIB में पढ़ा है। अब देखते हैं मैं इसको सॉल्व कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। देयर आर टू स्कीम्स नेमली निर्यात प्रोत्साहन एंड निर्यात दिशा। डी 100% करेक्ट। अपन देखते हैं कि डी, देखो नोटा नहीं हो गया इसका आंसर, A B नहीं होगा, AC BC CD। अब देखो सिर्फ मैंने एक ही पढ़ा हुआ है और मैंने मार्क कर दिया। मैं गारंटी से बता रहा हूँ कि आंसर सही होगा मेरा ये वाला, क्योंकि ये वाली स्कीम मैंने PIB में पढ़ी थी और मैंने PIB बहुत दिनों से अभी पढ़ नहीं पाया हूँ मैं, ठीक है। चलो शांति बिल करते हैं। विद ऑब्जेक्टिव ऑफ एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन स्ट्रेंथनिंग द लीगल फ्रेमवर्क न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर इंट्रोड्यूस द शांति बिल। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द शांति बिल परमिट्स फॉरेन FDI। कितना FDI हम परमिट करते हैं, ठीक। तो मेरे हिसाब से हम शांति बिल हम 74% कर देंगे। 49% इसका आंसर हो सकता है, लेकिन हम 74% कर देंगे, ठीक है। PMGSY वॉज लॉन्च इन 20, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना PMGSY एज अ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम गवर्नमेंट ने 25 दिसंबर 2000। ग्राम स्वरोजगार योजना कब लॉन्च हुई? ग्राम स्वरोजगार योजना PMGSY, ठीक है ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज द नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द स्कीम। ग्राम स्वरोजगार योजना इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एम्ड एट इम्प्रूविंग रूरल रोड कनेक्टिविटी। अब देखो रूरल रोड कनेक्टिविटी है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम तो नहीं होनी चाहिए ये। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 गवर्नमेंट एलोकेटेड 90,000 करोड़ फॉर द प्रधानमंत्री। अच्छा ग्राम स्वरोजगार नहीं, ग्राम सड़क योजना है ब्रो।
ओके, जिसका 4.0 अभी ऑन हो रहा है, इसको मैंने पीआईबी में पढ़ा था। चलो ठीक है, करते हैं फिर। फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ग्राम सड़क योजना क्या सेक्टर स्कीम है? सेक्टर स्कीम तो नहीं है यार, सेक्टर है क्या? लिखा भी होगा मैंने। अब देखो, ग्राम सड़क योजना है तो पंचायती राज इज द नोडल मिनिस्ट्री। ग्राम सड़क योजना में पंचायती राज, ये 2000 में तो इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी ग्राम सड़क योजना। नहीं, वन नहीं होना चाहिए। अब वन सब में है, इसका मतलब या तो मैं गलत हूँ या तो ये भाई सब गलत है। ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अरे यार इसको पढ़ा था, 4.0 इम्प्लीमेंट हो रही है, मतलब 2000 में आई होगी क्या? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द नोडल इम्प्लीमेंटिंग ग्राम सड़क योजना की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सेंट्रल सेक्टर। अगर हम 3 को इसमें से एलिमिनेट कर दें तो क्या क्या एलिमिनेट हो जाएगा? ये बचा 1 2 4, 1 2 4 1। अब देखो, 1 2 एंड 4 दो बार रिपीट हो गया है, ठीक है, ऑप्शंस में। 14 मिनट है, 1 2 4। सेंट्रल सेक्टर स्कीम तो नहीं है, रही है। और मुझे नोडल इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी ग्राम सड़क योजना हो सकता है भाई, पंचायती राज इसकी नोडल इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी। 19,000 करोड़ रुपए एलोकेट हुए 2025-26 में। मतलब पैसे ही है। देखो नहीं पता, अब देखो ऐसे टाइम बर्बाद होता है कि इतना टाइम भी बर्बाद होगा, फिर भी मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि मैं इसको आंसर करना चाहता हूँ कि नहीं। गेन्स अकाउंट स्कीम, कैपिटल गेन्स अकाउंट। अब ये पूछ रहा है कि पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन किस रिपोर्ट में मेंशन की गई, ठीक है। वर्ल्ड बैंक करूंगा मैं। चार्ट लॉन्ग टर्म रोड मैप फॉर मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर द हायर एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिपोर्ट टाइटल इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन प्रोस्पेक्टस पोटेंशियल पॉलिसी रिकमेंडेशन वाज रिलीज्ड बाय। अब देखो भाई, ये रिपोर्ट कौन लेकर आया है कि हम इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं एजुकेशन को? ठीक है, अब ये अच्छी रिपोर्ट है, मुझे तो नहीं दिखाई पड़ी यार। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, ओके। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन, नहीं। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, अब देखो जिसे मुझे पता नहीं फिर भी मैंने नीति आयोग कर दिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा ये वाला। पेंशन फंड पीएफआरडी एडमिनिस्ट्रेशन एनपीएस अंडर द देश। अब देखो ये लिखा हुआ है एलिमिनेट एक्सट्रीम पॉवर्टी अंडर द एक्सट्रीम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट। तो अभी मैंने आप लोगों को जो दिसंबर का करंट अफेयर कराया है उसमें केरला ऑप्शन था, जिसमें जो मैंने करवाया भी है। तो इसका आंसर, इवन दो ये पर्टिकुलर नाम मैंने नहीं पढ़ा है उसमें एक्सट्रीम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट, पर मैंने ये पढ़ा है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी एलिमिनेट किसने किया है? केरला ने एलिमिनेट किया है। तो देखो, एक महीने से अगर एक क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो समझो मेहनत साकार है। आप समझ रहे हो मेरी बात को?
तो एक क्वेश्चन तो आ गया उस दिसंबर से, ठीक है, तो मेहनत तो साकार है वो, भले उसमें से आपके पेपर में ना आए, लेकिन काम जो मैंने वीडियो डाला है ना दिसंबर का प्रतियोगिता दर्पण का, वो है तो यूजफुल। अब चलो इसको देखते हैं। इन नवंबर 2025 द 16th फाइनेंस कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स दिस फॉर द अवार्ड पीरियड प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी रेफरेंस द फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हिच। अब पूछ रहा है फाइनेंस कमीशन किस उसमें बनाया जाता है, आसान क्वेश्चन है। अब देखो इसका मतलब हमें क्या है कि चाहे जो कुछ कर रहे हो आप, पॉलिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। इन आफ्टर ऑन द सेकंड वर्ल्ड वॉर न्यू इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी एस्टैब्लिश्ड ब्रेटन वुड्स रेफरेंस। तो अब देखो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्रेटन वुड्स क्या है? ट्विंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड बैंक। अब ऐसे आसान क्वेश्चन छूट जाते हैं जब आप पूरा पेपर देख नहीं पाते हो। दिक्कत ये है, मैथ में फंस जाओगे, पजल में फंस जाओगे तो क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन क्वालिटी एजुकेशन वाला करते हैं पहले। हाँ, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ये तो गोल 12 है, ठीक। देन क्लाइमेट एक्शन गोल 13 है। तो एक एक करते हैं क्वालिटी एजुकेशन वाला, ए को 2 से मिला देते हैं, मिला देंगे, ए को 2 से मिला दो, कितने ऑप्शन मिले अपने को? 2। और बी वाला निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी ऑप्शन 12, बी का 1 होना चाहिए, ए का 2 बी का 1, इससे काम बन जाना चाहिए। क्लाइमेट, अब बाकी एक और मिला लेते हैं, क्लाइमेट एक्शन 13, ई5 है तो ये भी हो गया, ठीक है। इन अ कोल माइनिंग टाउन दिस दैट डिस्क्राइब विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज बीइंग इलस्ट्रेटेड। बढ़िया क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। इन अ कोल माइनिंग टाउन रैपिड adoption ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज ऑटोमेशन led to closure of several coal mines, thousands of workers are skilled in new employment opportunities have emerged in solar and wind energy sector. Most displaced workers are unable to take up these jobs due to mismatch between their existing skills and the skills required to the new industry. As a result, unemployment persists despite the availability of jobs in the economy. Basically ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, साइक्लिकल नहीं है, फ्रिक्शनल नहीं है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। द रिवाइज्ड बेस ईयर ऑफ द होलसेल WPI इन इंडिया। अब इसका रिवाइज्ड बेस ईयर क्या हो गया? होलसेल प्राइस इंडेक्स। अभी देखो CPI का बदला है तो WPI का भी बदला होगा, ठीक है। इसका मैं 2012 कर दूंगा। Which of the following tools is regularly used in Financial Stability Report FSR to assess the resilience of banks? चलो ठीक है, देखते हैं। Yield curve modeling, open operation inflation targeting framework। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कौन सी जो चीज बताती है हमें? ओपन मार्केट बिल्कुल नहीं। स्ट्रेस टेस्टिंग, रेपो रेट एनालिसिस, यील्ड कर्व मॉडलिंग, इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, मैं इसी को कर दूंगा ई पे। हु आर द रिसिपिएंट्स ऑफ द 2025 नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। अब देखो मैंने दिसंबर का करवाया है, अब सभी को करवाया मैंने दिसंबर का प्रतियोगिता दर्पण, उसमें मैंने ये डिस्कस किया, करने की कोशिश भी करी। हालांकि ये चीज़ें जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तब तो याद नहीं हो पाएंगी, ठीक है। आंसर निकालते हैं इसमें 2025 वाले को। ईस्ट डेवलप गलत, जॉयल मैकन फिल्म पीटर हॉबिट, यही आंसर इसका, ठीक ठीक ठीक, इजी क्वेश्चन था। Which of the following is not included as an indicator of the UNDP? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UNDP के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कौन सी चीज़ इंक्लूडेड नहीं है? तो हो सकता है वो चीज़ इंक्लूडेड ना हो जो हमारे वाले में इंक्लूडेड, जो नीति आयोग लेकर के आता, देखते हैं कि नहीं। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ हाउस होल्ड मेंबर्स, हाँ ये नहीं है। चाइल्ड मोर्टेलिटी है, एक्सेस ऑफ लीन ओनरशिप बैंक, इलेक्ट्रिसिटी, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हाउस होल्ड मेंबर्स, पहले ही नहीं है भाई। देन क्या कह रहा है? स्कीम डिजाइन बेस्ड फॉर्म, ठीक। Government launched to create a more organized and efficient sanitation ecosystem. Country program support. Each worker receives monthly wage compensation 1,000 to help them continue their work effectively. The scheme was designed to fix implementation, clear timeline, execution based on which year will be scheme end. कौन सी स्कीम है भाई ये? This is intended to create a more organized and efficient sanitation ecosystem across the country. Under the scheme, support was provided to local bodies and sanitation workers to mechanize. अच्छा, स्माइल वाली स्कीम का नाम है इसका, स्माइल। बेस्ड ऑन दिस स्कीम, ये स्माइल जो स्कीम है कब किस साल पे एंड होगी, बेसिकली तुमसे ये जानना चाह रहा है। चलो भाई बताएंगे 2024, 2025, 26, 27 स्माइल स्कीम।
अब पढ़ी तो है मैंने, लेकिन एग्जैक्ट ईयर नहीं पता है मुझे, हम नहीं करेंगे इसको। नेशनल, व्हाट इज द नेम ऑफ द एनपीसीआई सब्सिडरी, ठीक है। The owner was operating UPI RuPay and this has decided to expand beyond payments. To do this, it is setting up fourth subsidiary. एक नई सब्सिडरी बना रही है। अभी एनपीसीआई के कितना है, एक तो यूपीआई बहुत बड़ी चीज ऑपरेट कर रही है, उसके बाद रुपे, देन अदर पेमेंट सिस्टम हैज डिसाइडेड टू एक्सपैंड बियॉन्ड पेमेंट। टू डू दिस इट इज सेटिंग अप फोर सब्सिडरी एम्ड एट स्केलिंग डिजिटल डीपीआई पब्लिक इन पायलट प्रोजेक्ट्स सपोर्टिंग सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन लाइक अदर सब्सिडरीज। दिस न्यू एंट्री विल नॉट बी a Section 8 company and is designed to act as a cradle for tech innovation। ठीक है, देखते हैं भाई, क्रेडल बोल रहा है ना। एनपीसीआई इंटरनेशनल, एनपीसीआई भारत बिल पे, भीम सर्विसेज, एनपीसीआई टेक सोल्यूशन लिमिटेड, एनपीसीआई कोर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो क्या मैंने पढ़ा है? मैंने नहीं पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है। चलो, बियॉन्ड पेमेंट बोल रहा ना एनपीसीआई इंटरनेशनल, तो पेमेंट के बियॉन्ड तो जा रहा, लेकिन इंटरनेशनल एक अलग कंपनी है। एनपीसीआई भारत बिल पे, एनपीसीआई भीम सर्विसेज, टेक सोल्यूशन लिमिटेड, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। एनपीसीआई टेक सोल्यूशन लिमिटेड और एनपीसीआई कोर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये दो में से एक हो सकता है। अब देखो, टेक सोल्यूशन लिमिटेड क्या होता है? टेक सोल्यूशन लिमिटेड, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मैं तो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाऊंगा। In recent parliament speech, the finance said India is track to achieve the debt to GDP ratio by the end of FY26। हमारा डेप्ट टू जीडीपी रेशियो हम कितना अचीव करने वाले हैं? गुड, अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे सवाल पता होने चाहिए। टू अचीव द व्हाट डेप्ट टू जीडीपी रेशियो, कितना डेप्ट होना चाहिए भाई जीडीपी का, नहीं पता मुझे इसका। चलो 3 मिनट है अभी मेरे पास, 6 क्वेश्चन है। रिसेंटली दिस बीबी राम जी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीबी जी राम जी? पूरा फुल फॉर्म पूछ रहा है। विकसित भारत सबसे का काम कॉमन है। देन जी राम जी का मतलब क्या हो गया? गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ठीक है। मैं इसको ही क्लिक करूंगा। द गवर्नमेंट सेटिंग अप 1 ट्रिलियन रिसर्च आरडीआई, हाँ मैंने आरडीआई पढ़ी हुई है, फंड अंडर द अनुसंधान। टू फाइनेंस दिस गवर्नमेंट विल टेक 50 ईयर लॉन्ग टर्म लोन टू एनआरएफ व्हिच विल देन लेंड टू द सेकंड लेवल फंडिंग मैनेजर द स्लाइटली हायर व्हाट इंटरेस्ट द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 50 ईयर लोन। अब 50 साल का जो लोन है ना, वो कितने इंटरेस्ट पे जो है प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग? तो जो ये सब लोन होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं दिए जाते हैं। तो या तो इसका आंसर 0.5% है, या तो इसका आंसर 1% है। मैं इसका आंसर 1%, 0.5% कर दे रहा हूँ। Following the RBI's December 2025 policy report, it has been lowered to what is the current MSF rate as per the policy? 5.75, 5.75 MSF रेट पूछ रहा है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये रेपो रेट से कम होता है कि ज़्यादा होता है? 5.5, 5.5, 5.25, 5.25। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। फॉलोइंग इज रेगुलेटर ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। एआईएफ को कौन रेगुलेट करता है? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई रेगुलेट करती है क्या अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड? अभी मैंने पढ़ा हुआ था, ये जो मैंने आपको दिसंबर का करंट अफेयर करवाया है ना, उसमें एक स्वामी फंड डिस्कस किया मैंने। वो स्वामी फंड जो था एआईएफ था, जिसको आरबीआई रेगुलेट करती है। Which of the following is not a parameter used by the FSB to identify global systematically important GC? Size of the bank, interconnectedness with other finance institution, corporate social responsibility, complexity of derivatives and trading activities, cross jurisdictional activity। कौन सी चीज़ ऐसी है used and following not used as a parameter? तो क्रॉस jurisdictional activity मुझे तो लगता है करनी चाहिए। complexity of derivatives and ट्रेडिंग एक्टिविटीज, कॉर्पोरेट सोशल इंटरकनेक्टेड, तो बस यही इंपॉर्टेंट है, कर दे रहे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड इंडिया रिसेंटली साइन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक सीपा? कह रहा कि सीपा किसके साथ साइन किया है आप लोगों ने, ठीक। तो देखो, यूरोपियन फ्री ट्रेड EFTA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो हमने न्यूजीलैंड के साथ एक साइन तो किया है, लेकिन वो सीपा है क्या? ओमान, कतर वाला फेमस था, अभी चर्चा में चल रहा था।
तो हमने कतर कर देंगे। रिसेंटली लोकसभा क्लियर्ड इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल, एफडीआई लिमिट फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर रेज फ्रॉम। अच्छा, ये कब जो है रेज की गई थी? 49 से 74%। 2014, नहीं याद आ रहा मुझे। सबमिट। देखो मैंने इतने किए, 32 आंसर किए, 33 स्किप किए, मार्क फॉर रिव्यू 0। ठीक है, सबमिट। क्या मुझे अभी अभी पता चल? अच्छा, इसका वो बाद में पता चलता है। सबमिशन सक्सेसफुल, दिस दैट। तो ये बेसिकली एक टेस्ट था, इसका मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, और इसमें 65 सवाल थे। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव वाले लिखने की कोशिश करता, अगर एक्चुअल पेपर होता तो मैं डिस्क्रिप्टिव लिखता। और जैसे देखो मैंने किया, मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाया इस पेपर में, ठीक है, हो सकता है मैं फेल ही हो जाऊंगा, फेल तो हो ही जाऊंगा। बट ये है कि अगर हम लोग कुछ चीज़ें ठीक तरीके से पढ़ते हैं, इसमें देखो इस चीज़ से हमें क्या सीखने को मिला। पहला कि इवन तो हमें चीज़ें नहीं आती, मान लेते हैं हमें मैथ्स नहीं आती, तो पॉइंट ये है कि हमें मैथ्स में फंसना नहीं है, हमें हमें क्वेश्चन जो है सारे के सारे देखने हैं। जैसे हमने पूरे 65 के 65 सवाल देखे, तो उसमें कुछ कुछ आसान सवाल होते हैं लास्ट में जो हम देख ही नहीं पाते, वो हम कर ही नहीं पाएंगे, समझे ना। तो यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे एक्चुअल वाले एग्ज़ाम में जा करके, तो अटकना नहीं है, और जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा ना, उसको बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। पीआईबी पढ़ने से हमेशा मदद मिलती है। आरडीआई वाला पीआईबी से आया था, देन एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन पीआईबी से आया था, ग्राम सड़क योजना वो भी पीआईबी से आई थी। मतलब सोचो, एक जगह से अगर तुमको 4-5 क्वेश्चन मिल जाते हैं, बड़ी बात है। और दिसंबर का मैंने जो प्रतियोगिता दर्पण कराया ना, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और एक तो केरला वाला हो गया, देन आरबीआई वाला भी है उसमें, लेकिन शायद से थोड़ा और ध्यान से देखना देखना पड़ेगा। ओवरऑल ये है कि, और देखो, जब आप करंट अफेयर करते हो ना, तो ये उम्मीद मत करो कि एक ही महीना से 4 करंट अफेयर आ जाएगा, नहीं आएगा। क्योंकि 12 महीने की करंट अफेयर करवाई जाती है, और करीब 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं, तो हर महीने से मिनिमम एक क्वेश्चन आने का जो रहता है, और मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं एक महीने से, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना होता है, और इसमें जो है बस प्रयास करते रहो जितना कर सकते हो। ये तो मैंने आप लोगों के सामने जो है करके देखा, मैंने बिना पढ़े पेपर दे दिया है। इसमें मेरे अगर 5 नंबर भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन देखो पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये लोग बहुत ही अच्छा पेपर बनाते हैं, मैं इनका सम्मान बहुत करता हूँ। ये जो भी भैया हैं, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं आरबीआई में, और इनकी जो पूरी टीम है वॉलंटरी बेसिस पे काम काम करती है। मतलब सब अपनी अपनी सर्विसेज देते हैं ग्रुप को, जैसे सब मिल करके बेसिकली इस ग्रुप को रन करते हैं। जो भी इनका ग्रुप है, टेलीग्राम में इसी नाम से ग्रुप है आरबीआई की। जो लोग आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, इस ग्रुप को फॉलो करो, ये लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, और बहुत ही अच्छा इको सिस्टम है आरबीआई का, कि सिलेक्टेड लोग हर बार क्या करते हैं, जो नए सिलेक्ट होते हैं वो ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, और वेतन दूसरे को सौंप देते हैं कि अब ग्रुप को तुम लोग संभालो। इस तरीके से इस ग्रुप में सिस्टम चलता है, इसलिए ये ग्रुप बहुत अच्छा है। इसी तरीके की व्यवस्था जो है हम लोग बनाएंगे किसी तरीके से प्रयास करके, और बाकी ठीक है, देखते जाते हैं क्या करते हैं। अभी तो अ, खाने की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के बाद अपन को भी जो है यहाँ आने के बाद 1-2 घंटा मिल जाएगा। आज तो मैंने इसी में सब पूरा टाइम खर्च कर दिया ताकि इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। हालांकि इस पेपर में तो कहीं सिलेक्शन विलेक्शन हो नहीं पाएगा, अगर हो भी जाएगा तब भी टाइम ही नहीं मिलेगा करने का। खैर वो अलग बात रहेगी, बस यही है कि देखो पेपर हो गया है। मैं इस वीडियो को अब कंक्लूड करता हूँ, धन्यवाद।